जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फिर एक बार लेवल 3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन ये लेवल 3 के क्वेश्चंस आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत से। हमने मॉडर्न है इंडिया से हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं अभी तक, जिसमें कि आपके टोटल 27 क्वेश्चंस लेवल 3 के, मतलब लेवल 3 से हमारा मतलब है बिल्कुल नए क्वेश्चंस, जो कि आपने अभी तक किसी बुक में या किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में, सोल्ड पेपर में किसी में भी नहीं देखे होंगे। लेकिन वो हमारे हायर लेवल के एग्जाम्स जो भी अब अपकमिंग हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से आपके क्वेश्चंस ये वाले ज़रूर कोई ना कोई से आएंगे ही आएंगे। ये बिल्कुल श्योर है, ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक बार और बता देना चाहती हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो हमारा चैनल है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए बनाया है। इसमें हिस्ट्री के अलावा दूसरे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी अदर स्टफ नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम पूर्व मध्यकालीन भारत के लेवल 3 के क्वेश्चंस, जो बिल्कुल न्यू हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल मसूदी ने बावरा किसे कहा? तो यहाँ आपके देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, राष्ट्रकूटों को, प्रतिहार को, विदेशी व्यापारियों को या हिंद के व्यापारियों को, ठीक है। तो 2 शासकों के बारे में आपको बोला गया है 2 जगह, और 2 जगह आपको बताया गया है व्यापारियों के बारे में। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं खुद बनाती हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये जो कहा था अल मसूदी ने बावरा, वो कहा था प्रतिहार शासकों को, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये प्रतिहार शासकों को तो क्या कहा था इसने, अल मसूदी ने बावरा, ठीक है। ये देखिए बावरा कहा था। और जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटों को क्या कहा था, बलहारा। तो ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, बावरा और बलहारा। तो बावरा कौन थे, प्रतिहार, ठीक है। और बलहारा, बलहारा मतलब राष्ट्रकूट। अब इनको याद कैसे करें? तो देखिए ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्र में बल कूट कूट कर भरा है, ठीक है। कि हमारे राष्ट्र में बल कूट कूट कर भरा है। तो बल से बलहारा आपको इस तरीके से याद रह जाएगा। और प्रतिहार से आप कर सकते हैं कि वो हर व्यक्ति जो बावरा है, मतलब जो बेवकूफ़ है, मतलब बावरा कहते हैं ना एक तरीके से, दूसरी मतलब हम लोगों की लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुरुष दंड किन से संबंधित था? देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तुरुषदंड किन से संबंधित था, ये देखते हैं। तुरुषदंड हमारा संबंधित था गढ़वाल शासकों से। और ये क्या था, ये था एक तरीके का कर। तो गढ़वाल जो शासक थे उन्होंने एक तरीके का कर लगाया हुआ था, जिसको तुरुषदंड कहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आया हमारा अंसाब था। अंसाब क्या था? अंसाब, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियो को एक बार पॉज करके अपने आप आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था अरबों की वंशावली रचनाएं। जो ये वंशावली, मतलब ये जो इतिहास चला है, वंशावली लिखने का जो एक तरीका चला है, वो अरबों से चला है। अरबों में वंशावली की जो रचनाएं होती थी उनको अंसाब कहा जाता था। तो इसके लिए थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 14वीं शताब्दी में मुद्रा प्रणाली और धातु शिल्प के संबंध में जानकारी निम्न में से किसमें मिलती है? तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 बताए, और इनके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको आंसर देके नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपको इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताती हूँ, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और ऐसे क्वेश्चन से मैं आपके लिए यहाँ पे बनाती हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। देखिए इसका सही ऑप्शन है द्रव्य परीक्षा। अब क्या पूछा गया था यहाँ पे पूछा गया था 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, और बात हो रही है मुद्रा प्रणाली और धातु शिल्प के संबंध में, जिसमें जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है द्रव्य परीक्षा में, ठीक है। अब बाकी के जो है मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। अब देखिए जो पहला है मिफ्ताहुल फुजूला, मिफ्ताहुल फुजूला, ये क्या है, ये एक शब्दकोश है, मतलब जिसको डिक्शनरी कहते हैं हम आज के टाइम में। और डिक्शनरी के साथ में इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट है हमारा सुबहुल अशा। सुबहुल अशा एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। जो जैसे कोई आते हैं यात्रा करने के लिए और वो अपनी डायरी लिखते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग डायरी इस तरीके से लिखते ही है। और अमले साले इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं आपको इसका डिटेल नहीं बता रही हूँ, इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मकतूबात था। मकतूबात क्या था? तो मकतूबात जो था वो तो हमारा सूफी संतों के पत्रों का संकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपूतों ने नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान को बढ़ावा दिया था। स्पष्टीकरण दिया गया है कि अधीनस्थ सरदारों को 3 की गुणांक संख्या में गांवों का समूह अनुदान में दिया जाता था। तो देखिए पहले तो ये बोला जा रहा है, क्या राजपूतों ने भूमि अनुदान को बढ़ावा दिया था? तो ये बिल्कुल सही बात है कि राजपूतों ने भूमि अनुदान को बढ़ावा दिया था, ठीक है। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे जैसे JRF में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे यहाँ फंसा दिया गया है कि अधीनस्थ सरकारों को 3 की गुणांक संख्या में गांवों का समूह अनुदान में दिया जाता था, मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरीके से। तो
ये गलत है। अब आई होप कि आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि गुणांक में तो नहीं दिए जाते होंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि 1 दिया जाता होगा, 1, 2, 3 कितने भी दिए जाते होंगे। लेकिन ये बात सही है कि उनको गुणांक में ही दिए जाते थे। तो पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो सी इसका सही ऑप्शन है। और जो गुणांक में दिए जाते थे वो 3 के गुणांक में नहीं दिए जाते थे, वो 6 के गुणांक में दिए जाते थे। मतलब 6, 12, 18 इस तरीके से गाँव के पूरा ग्रुप दिया जाता था। 1, 1, 2, 2 ऐसे नहीं दिए जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बखर किससे संबंधित है? अब देखिए, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि ये बखर होता क्या था। ठीक है, तो बखर या बखर कुछ इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन जो भी होता हो, अरबी फारसी में कुछ अलग होते थे। ठीक है, तो ये क्या है आइए देखते हैं और इसके डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। ये मराठाओं से संबंधित है। और जो मराठाओं के इतिहास के अध्ययन का जो स्रोत होता है, मतलब जिसमें मराठाओं के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मिलती है, उसको हम बखर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लेके आई हूँ। ये कई दिनों की मेहनत होती है, ये मेरी कई दिनों की मेहनत है, कई घंटों की लगातार मेहनत। और उसके बाद ये आपके 15 मिनट में मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा पाती हूँ। तो अगर मैं इतने दिन की मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और साथ में अपना फीडबैक भी मुझे दें। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, आपके कुछ सेकंड का काम है आपके लिए। तो सिर्फ अगर आप मेरी इतने दिन की मेहनत के लिए आप कुछ सेकंड का भी टाइम अपना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए या कमेंट करने के लिए भी नहीं दे सकते हैं, तो जस्टिफाई नहीं होगा आई गेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जर्मन यात्री मैनदेल स्लो किस मुगल शासन के काल में भारत आया? देखिए, हम इटली वगैरह से जो यात्री आए हैं उनके बारे में तो नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है जर्मन यात्री की। ठीक है, तो यहाँ जो जर्मन यात्री आया है ये किसके काल में आया है? यह है शाहजहाँ के काल में। तो याद रखिएगा। ठीक है, मैनदेल स्लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गनीमा था। तो गनीमा क्या था? यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या था गनीमा? गनीमा होता था शत्रुओं से प्राप्त संपत्ति। अब देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इतने एडिशनल फैक्ट्स आपको कहीं किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ बता रही हूँ। इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं कराती हूँ, उनके साथ उनके एडिशनल फैक्ट्स भी देती हूँ। चाहे तो आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। देखिए, अब मैंने बात की आपसे शत्रु से प्राप्त संपत्ति। अब शत्रु से प्राप्त संपत्ति कैसे होगी? शत्रु से तभी प्राप्त होगी ना जब उस पर आक्रमण किया जाएगा, युद्ध किया जाएगा और उसके बाद लूटा जाएगा वहाँ का धन। तो जो युद्ध में जो लूट का भाग होता था उसको क्या कहते थे? हम नॉर्मली खुम्स कहते थे। अब ये खुम्स और गनीमा में डिफरेंस क्या है? देखिए, गनीमा वो है जो पूरा लूटा जाता था, जो जितना लूट लिया वो सब एक तरीके से गनीमा कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ जो 1/5 भाग खुम्स के रूप में खलीफा को अर्पित होता था। तो जो 1/5 भाग है उसको बेसिकली खुम्स कहा गया है, जो खलीफा को अर्पित किया जाता था। ठीक है, बाकी जो बचता था उसमें से आपस में बंटता था कि 20% रखना है या 80% रखना है। बट ओवरऑल इसको खुम्स बोल दिया जाता है, लूटे हुए धन को। ओवरऑल भी इसको खुम्स आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ इसको गनीमा कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपको कहीं भी कोई टीचर आपको इतने आसानी से ये बताएगा नहीं, इतनी बारीक चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरबों द्वारा निर्मित भारतीय उपमहाद्वीप की पहली मस्जिद थी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं फिर दोबारा से आपको बोल रही हूँ, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा होगा डेफिनेटली वो आ रहा होगा आपके दिमाग में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। बट फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है देवल की जामा मस्जिद। ठीक है, देवल की जामा मस्जिद या बम्भोर की भी एक तरीके से इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो और दूसरी बात, अब देखिए यहाँ उपमहाद्वीप की बात हुई है, या भारत की नहीं पूछी गई है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली, और किसके द्वारा? अरबों द्वारा निर्मित। तो वो देवल की जामा मस्जिद थी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एडिशनल फैक्ट्स बता देती हूँ। जो सल्तनत काल की पहली मस्जिद थी, कौन सी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये आपने पढ़ी है कि सल्तनत काल की पहली मस्जिद है। ठीक है, तो पहली बात तो ये भारत में है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात इसमें नहीं आती, फिट नहीं होती है। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 2.5 लाख कुकू मैंने याद करवाया था आपको शॉर्ट ट्रिक में, अगर याद होगा तो, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा है कुकू। तो सल्तनत काल की पहली मस्जिद थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। जैमियत खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और जैमियत खाना मस्जिद ही शुद्ध इस्लामी पद्धति की पहली मस्जिद थी। तो देखिए, कुछ मायनों में ये भी पहली मस्जिद है, ये भी पहली मस्जिद है, आई मीन सेकंड लग रहा है वो,
ठीक है, और ये भी पहली मस्जिद है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है, बहुत बारीक चीज़ें होती है और यही एग्जाम में हमारे मार्क्स कट करवा देती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयुध वंश का संस्थापक कौन था? अभी आयुध वंश किसके समकालीन था, लगभग कब आया था? मतलब नॉर्मली हमने आयुध वंश के बारे में सुना ही नहीं है। आप में से 50% कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आयुध वंश के बारे में सुना ही नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वज्र युद्ध। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, वज्र युद्ध के बारे में। कन्नौज पे जब यशोवर्मन का शासन था, उससे लगभग 2 दशक बाद, 2 दशक मतलब लगभग 20 साल बाद, लगभग 770 से 810 ईस्वी तक चक्रायुद्ध ने धर्मपाल की, ठीक है, मतलब ये तो अलग लाइन है, यहाँ तक देखिए। तो जो वज्र युद्ध ने किया था, इसका स्थापना जो की थी, इसे क्या है ये, आयुध वंश की। ओके, देखिए मैं बोलते बोलते भी माइंड से स्लिप होता है। तो ये 770 से 810 ईस्वी के बीच में था। अब लास्ट में, एट द लास्ट पॉइंट, चक्रायुद्ध के ने धर्मपाल की अधीनता स्वीकार करी थी। उससे पहले तक ये शासक लगभग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, नागभट्ट सेकंड ने इन दोनों के पूरा ग्रुप को हटाकर, मतलब ये मिल गए थे ना जब अधीनता स्वीकार कर ली, तो धर्मपाल और चक्रायुद्ध दोनों एक तरीके से एक साथ लड़ रहे थे। तो नागभट्ट ने इन्हें हराकर कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बना लिया था। तो अब आपको थोड़ा डिटेल आई गेस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फिर वही एसरेशन वाले हैं, जो कि हमारे जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपको दिया गया है, गुप्त शासन काल के बाद लगभग 450 वर्षों तक शुद्ध सोने के सिक्के जारी नहीं किए गए। और स्पष्टीकरण दिया गया है कि गुप्त काल के बाद सबसे पहले कलचूरी शासक गंगदेव, कहीं कहीं आपको गंगेदेव भी मिल सकता है, ठीक है, तो गंगदेव या गंगेदेव आप दोनों मान सकते हैं। तो गुप्त काल के बाद सबसे पहले कलचूरी शासक गंगेदेव के सोने के सिक्कों का साक्ष्य मिलता है। तो क्या ये सही है कि गुप्त शासन में तो बहुत सारे सोने के सिक्के बनाए गए थे? क्या उसके 450 वर्षों तक शुद्ध सोने के सिक्के बने ही नहीं थे? यस, ये सही बात है, ठीक है। अब ये जो दूसरी बात कही है ये भी ठीक है। जो सबसे पहले, मतलब गुप्त शासकों के बाद जो सबसे पहले मतलब शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रमाण मिलता है, प्रमाण की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है कलचूरी शासकों का, ठीक है, और कलचूरी शासक में गंगेदेव का। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको ऐसे कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भारतीय बंदरगाह थी? चलिए आ जाइए, वापस से हम इसको, स्क्रीन को छोटा करते हैं और अपना पूरा क्वेश्चन एक बार में देखते हैं। कौन सी बंदरगाह भारतीय थी? देखिए यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, कोलममाली, चाउल, कुल्हातू और उबुल्लाह। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे जो सल्तनत काल, या जिसको आप कह सकते हैं मध्यकाल जब स्टार्ट हो रहा था, ये उस पीरियड के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं कौन से टाइम की बात कर रही हूँ, कौन से टाइम की बंदरगाहें पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग पीरियड है मध्यकालीन भारत का, ये उस समय से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी तक के सारे क्वेश्चंस लगभग उसी टाइम के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है सही ऑप्शन? चलिए देखिए, ये तो था केरल में, कोलम से आप याद रख सकते हैं केरल, ठीक है। और चाउल कहा था हमारा, चाउल था महाराष्ट्र में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है चाउल महाराष्ट्र में था। तो ये दो तो हैं ही हैं, तो डेफिनेटली 1 और 2 इसका सही आंसर है। तो कोलमाली और चाउल ये दोनों हमारे इंडिया में हैं, और ये जो कुल्हातू और उबल्ला है ये हमारे बाहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। इसका आंसर आपने हालांकि देख लिया है, बट हो सकता है अभी बहुतों ने नहीं देखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10वीं से 12वीं शताब्दी में किस प्रकार के नगरों को स्कंदवार कहा गया? देखिए पहली बात तो मैंने आपको यही बता दिया कि स्कंदवार नगरों को कहा जाता था। अगर मैं डायरेक्टली ये पूछ लेती कि स्कंदवार किसे कहा जाता है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ता है कि नगरों को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से डेवलप करे कि आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसमें जो सही ऑप्शन है वो है सैनिक छावनी वाले क्षेत्र। तो जो सैनिक छावनियाँ जिन एरियो में बनी हुई होती थी, उनका मतलब प्रशिक्षण भी होता था, वो रहते भी थे, उसको ही स्कंदवार कहा जाता था। अब आइए इसके मतलब उस टाइम में ना अलग अलग जैसे होते थे, पत्तन वाले नगर अलग होते थे, व्यापारिक केंद्र अलग होते थे, धार्मिक महत्व के नगर अलग होते थे, उनमें से ऐसी सैनिक छावनी वाले जो क्षेत्र होते थे वो भी अलग अलग होते थे, तो उनको स्कंदवार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा जैन मतावलंबियों के उत्पीड़न के साक्ष्य मिलते हैं? मतलब जैसे बोला जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शासक थे, या सर्वधर्म मतावलंबी थे, या सभी धर्मों को उन्होंने संरक्षण दिया, तो इनमें से कौन था जिसने नहीं दिया? ये है। और ना देने के साथ साथ उत्पीड़न भी किया, मतलब उन्हें परेशान भी किया, उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पांड्य। पांड्य लोगों ने जैन मतावलंबियों को
का उत्पीड़न भी किया था। बाकी तीनों जो ये हैं यहाँ पर, चालुक्य, परमार और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने ही उनको संरक्षण दिया था। ठीक है, उत्पीड़न नहीं किया था बल्कि इनको संरक्षण दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शंकराचार्य ने संसार के अस्तित्व को निम्न तत्वों पर आधारित माना। ये मन नहीं है, ये माना है। ठीक है, किन किन तत्वों पर आधारित माना था? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, आ जाइए। यहाँ पे आ जाएगा माना। तो आइए देखते हैं, आनंद, चित्त, सत्य और बंधन, ये क्या क्या है और किस किस को इन्होंने संसार का अस्तित्व माना था, किस पे आधारित संसार का अस्तित्व माना था? तो इसमें से आनंद को भी माना था, चित्त को भी माना था और सत्य को भी माना था। ठीक है, ये ऐसे आएगा सत्य में। ठीक है, तो अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2 एंड 3, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग वाला। देखिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स लेके आई हूँ और मैंने मैचिंग में इन वर्ड्स को इसलिए डाला है क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करती इससे तो इस अकेले क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। आपको क्वांटिटी 50 में बहुत इजीली दिखा सकती थी ऐसे ही क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन अलग बना के, लेकिन मैं चाहती हूँ कम से कम क्वेश्चन में कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको वर्ड्स दिए गए, मगाजी, सीरत, मनाकिब और मलफुजात। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें थी? अब देखिए यहाँ पे अगर आपने हद से हद कोई वर्ड सुना हुआ होगा तो मलफूजात आपने एक वर्ड सुना हुआ होगा। इससे ज़्यादा मुझे लगता है आप में से 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऊपर के 3 वर्ड सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, और एग्जाम्स में हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या इसका सही है। मगाजी कहते थे युद्ध वृत्तांत को, मतलब जो ये अरब होते थे, ये जो तुर्क होते थे, ये जो युद्ध करते थे उनका जो युद्ध का पूरा वर्णन किया जाता था उसको मगाजी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सीरत। सीरत कहते थे हज़रत मोहम्मद का जीवन वृत्तांत, मतलब जैसे आप नॉर्मली इसको याद रख सकते हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि उसकी सीरत कैसी है, कि सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए, सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत के अच्छे होने से कुछ नहीं होता। तो सीरत मतलब उनका जीवन कैसा है, उनका इंटरनली वो कैसे हैं, तो आप बात कर सकते हैं हज़रत मोहम्मद के जीवन से रिलेटेड से, तो आप बहुत ईजिली इसको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनाकिब। मनाकिब है मध्यकालीन प्रशस्ति। आप देखिए ये इसको कैसे याद करेंगे, मैं ऐसे मध्यकालीन, ठीक है, और किब से आप किताब याद रख सकते हैं। तो मध्यकालीन किताब, अब मध्यकाल में क्या थे, बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे सुल्तान हुए। ठीक है, तो ये सुल्तान जो हुए इनके कोई भी अगर किताब लिखेगा इनसे रिलेटेड तो क्या लिखेगा, तो 90% तो वही लिखी जाती ना, प्रशस्तियाँ। तो मध्यकालीन किताब मतलब मध्यकालीन प्रशस्ति, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, अगर आप नॉर्मली याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मलफूजात। तो मलफूजात सूफ़ी संतों की जो उक्तियाँ होती थी, मतलब जो जैसे वो क्या कहते थे, उनका क्या कहना था, उनका दर्शन क्या था, वो क्या सजेस्ट किया करते थे, वो उसको मलफूजात कहते थे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे नेट जीआरएफ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पीजीटी और आईएसपीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा हिंदुओं के ज्ञान के भंडार में मोती भी हैं और कंकड़ भी, और इन दोनों के बीच अंतर कर पाना कठिन है। यहाँ आपको 4 नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने कहा था कि हिंदुओं के ज्ञान के भंडार में मोती भी हैं और कंकड़ भी, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर कर पाना कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका देखिए फिर से ये पुराने वाला आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें, ये आपका मॉडर्न इंडिया से आ गया है, बट बाय द वे ये हमारा गांधी जी था। ये पता नहीं बार बार क्यों आ जाता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा लगाव हो गया है शायद ये कह रहे हैं कि मैं एग्जाम में आऊँगा तो मुझे रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपू शैली में, चंपू मतलब चंपू शैली क्या थी, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि चंपू शैली में कविता के साथ गद्य के अंश का प्रयोग होता था, 16 पंक्तियों वाली ये कविताएं होती थी, नाटक के बीच छंदों का प्रयोग होता था, या कविताओं के माध्यम से प्रशस्तियाँ कही जाती थी चंपू शैली में। तो ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कविता के साथ गद्य के अंशों का प्रयोग। देखिए पहली बात तो चंपू शैली को आप अगर चंपू काव्य याद रखेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये काव्य था, ये गद्य था ही नहीं, पहली बात। ठीक है, तो ये वाला तो पूरा ही गलत हो जाता है क्योंकि नाटक तो गद्य में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 आई हमारी कविताओं से रिलेटेड, तो यहाँ पे लाइनिंग्स भी नहीं बताई गई हैं और ये प्रशस्तियाँ भी नहीं होती थी, ये कविताएं होती थी जिनमें बीच बीच में गद्य के अंश दिए जाते थे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कविता लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ बात कहने लग जाएं 1-2 लाइन में, बीच में ऐसे आपने 2-4 लाइनें बोल दी उससे रिलेटेड या उसको समझाने के लिए, तो उस तरीके से। ठीक है, तो ये भी इसी टाइम में डेवलप हुआ था।
नेक्स्ट हमारा चोल प्रशासन में जीविता कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो जो जीविता कहा जाता था वो कहा जाता था भूमि अनुदान। अब ये कौन सा भूमि अनुदान होता था ये भी जानिए। ये जो नगद वेतन के बदले जो भूमि अनुदान दिया जाता था, ये वो अनुदान होता था, ठीक है। तो जीविता किसे कहा जाता था? नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले भूमि अनुदान को। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है ना मैंने कितनी मेहनत की है इसमें, तो आपका भी कुछ एक जिसको कहते हैं मॉरल ड्यूटी बनती है। तो आप देखिए, अगर आपको वाकई में लग रहा है कि क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत अच्छे लाई हूँ, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। उस फीडबैक से मुझे पता चलता है, मैं एनालाइज कर पाती हूँ कि आपको किस लेवल पे की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, या मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। और साथ के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, जो कि देखिए हर किसी को ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपना इतना टाइम दे रहे हैं मुझे, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं नहीं चाहती आपके उस टाइम में से आपको ऐसा लगे कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और आपने कुछ नहीं सीखा इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वर्तमान राज्यसभा की भांति निम्न में से किसमें प्रत्येक वर्ष कुछ सदस्य बदलते थे? आप देखिए, पहली बात तो ये कि चोलकालीन समय की बात हो रही है, और दूसरी बात सदस्य बदलने की बात हो रही है, तो 1/3 सदस्य बदलने की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ वर्तमान राज्यसभा का ये मत मतलब इसमें से बिल्कुल पॉइंट मत निकालिएगा कि वर्तमान राज्यसभा में तो हर साल इतने बदलते हैं और ये इसमें इतने बदलते हैं, इसीलिए सिर्फ ब्रैकेट में दिया गया है और यहाँ लिखा गया है कुछ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यस, अब देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, किस में ऐसा किया जाता था? तो ये किया जाता था सभा में। इसमें जो सदस्य होते थे 3 वर्ष के लिए होते थे, लेकिन प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य, जिसको आप एक तरीके से रिटायर भी कह सकते हैं, मतलब बदल दिए जाते थे। अब बदल दिए कैसे जाते होंगे, आई गेस कि रिटायर ही होते होंगे, जैसे आज के टाइम में हमारी राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस तो है, टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस है, जैसे 5 साल में या 3 साल में ये डिफरेंस है, और कितने प्रतिशत सदस्य बदलते हैं उसमें भी डिफरेंस है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है राज्यसभा का वो बहुत सिमिलर है इस चीज़ से, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आंसर गलत है, नागरम में नहीं होता था, सभा में होता था, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर पे मत जाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान मंदिर केंद्र थे, तो किस चीज़ों का वो केंद्र हुआ करते थे 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच? तो पहले ये ध्यान रखिए, बात किसकी हो रही है? 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ एक बार देख लीजिए इसे बहुत ध्यान से, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा का और व्याकरण का तो आप मान ही सकते हैं कि खगोल शिक्षा और व्याकरण तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस समय में जो मंदिर थे ना, वो ऋण देते थे, मतलब ब्याज पे पैसा देते थे, और क्योंकि वो पैसा देते थे तो इसी तरीके से वो अपना इन्वेस्ट होता चला जाता था, और वो जो बिजनेस चलता था उस समय का, उसमें भी वो सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस दौरान जितने जितने भी हमारे क्षेत्रीय हमारे राजवंश थे, उनके जो मंदिर हुआ करते थे, तो बेसिकली अगर हम देखें उस समय के जो मंदिर वगैरह थे बहुत बड़े थे, तो उसमें ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारे दो लास्ट के क्वेश्चंस बचे हैं। चोल काल में वलंगई और इडंगई निम्न में से, वाह, मैंने आपको पहले ही आंसर दिखा रखा है चोल काल में वलंगई और इडंगई निम्न में से थे, तो वो थी सॉरी, व्यापारियों की श्रेणियाँ नहीं थी, वो दाएं में बाएं हाथ की जातियाँ थी। अब ये दाएं में बाएं हाथ की जातियाँ क्या थी? अब देखिए, आंसर तो आपने देख लिया, लेकिन डिटेल तो मैं ही बताऊंगी ना आपको तो जो दाएं हाथ वो बाएं हाथ की जातियाँ थी, ये ऐसा नहीं था कि इनका एक एक हाथ होता था, ऐसा नहीं है। ये दाएं में बाएं हाथ की जातियाँ इस तरीके से थी कि जो दाएं हाथ की जातियाँ होती थी, इनमें कौन आते थे? तो दाएं में आते थे हमारे जो कृषक वगैरह होते थे, वो लोग आते थे। वो उन लोगों की जो जातियाँ होती थी वो आती थी, जो एक मतलब महत्वपूर्ण एक मतलब स्थान रखते थे। लेकिन बाएं हाथ की जातियाँ जो होती थी, उनमें आते थे आपके जो बिल्कुल लेबर टाइप लोग होते थे, और जो धातु कर्म वगैरह करते थे वो आते थे, लेकिन इनको हीन समझा जाता, मतलब इनका स्तर ना नीचा समझा जाता था। तो दाएं हाथ की और बाएं हाथ की जातियाँ इस तरीके से थी, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, देखिए ये भी गलत है, यहाँ भी आंसर गलत है, इसका सही आंसर सी है, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको हर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको देख के लगे कि अरे ये तो हमें आता है, हमें ये बिना मतलब हमारा टाइम वेस्ट हुआ। मैं नहीं चाहती आपका 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट हो इसमें, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सारी हमारी मध्यकाल के स्टार्टिंग की ही ये सारी मैंने आपको बुक्स दी हैं ऑलमोस्ट। तो इसका मृत संजीवनम धनिक और नृपावली है क्षेमेंद्र की, तो डी का 2, ओके। 1 मिनट, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। इसका आंसर है
यस, ये करेक्ट है बिल्कुल। दशारूप है हमारा हलायुध, और हमारा ये है शिवेंद्र, नृपावली है धनंजय की। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, इसका कन्फ्यूज़न दूर करते रखिए। अब मैं आपको श्योर वाले बताती हूँ। ये आंसर आपका नीचे जो लिखा हुआ है वो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह कुछ गलत है। तो यहाँ देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। मृत संजीवन हलायुध ने लिखा था, और जो आपका दशारूप था वो धनंजय ने लिखा था। दशारूपावलोक धनिक ने लिखा था, और नृपावली क्षेमेंद्र की थी। ठीक है, जो नृपावली मैंने क्षेमेंद्र की पहले बताई थी वही करेक्ट थी। और वही प्रॉब्लम होती है, टाइपिंग मिस्टेक होती है तो सब गलत होता है, लेकिन मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि ये ना हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखिए, आज टाइपिंग मिस्टेक में 3 यहाँ पे मिले हैं, इसके लिए कि पहले हमें जानकारी होनी ज़रूरी होती है ताकि आंसर्स देख देख के हम आपको गलत ना बता दें। 26 क्वेश्चन है हमारा, इस्लाम के इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है। तो कौन से वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो इस्लाम के इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए क्वेश्चन के बाद, ताकि आप एक बार खुद सोच सकें कि इसका आंसर क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर है अब्बासी वंश। ओके, तो जो अब्बासी वंश है, इस्लाम के इतिहास की बात हो रही है, यहाँ भारतीय मतलब इंडिया की बात नहीं हो रही है, बेसिकली इस्लाम के इतिहास की बात हो रही है। तो उसमें अब्बासी वंश को का जो युग था, जो टाइम पीरियड था, उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्कों के भारत आगमन को नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी। तो नगरीय क्रांति किसने कहा, तो वो कहा मोहम्मद हबीब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बख्तियार खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी भी हैं, कैसे उसने वो विश्वविद्यालय को जलाया था, सारी पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया था, जितने भी वहाँ पे रिटन जो भी चीज़ें थी। तो ये किसने किया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, आंसर करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर है अली मर्दान ने। अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी। अब देखिए, ये चारों ही लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनको डिटेल में भी बता देती हूँ। अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी, और मोहम्मद शेरा ने क्या किया था, मोहम्मद शेरा ने उसके बाद में अली मर्दान को अरेस्ट कर लिया था और इसको कैद करके रखा था। फिर अली मर्दान क्या हुआ, अली मर्दान भाग के कहाँ आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भाग के आ गया, उससे हेल्प मांगने के लिए। तो हेल्प किसने दी, ये कौन था, ये उस टाइम वहाँ के जैसे गवर्नर बोले जाते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये गवर्नर था, इसने इसको आगे इसकी हेल्प करने के लिए बोला। तब वापस से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस जगह पर अली मर्दान को ही वापस से सत्ता दे दी थी वहाँ की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक स्टोरी थी, मैंने इस वजह से नाम आपको थोड़े लिए हैं ताकि मैं आपको इसके बारे में डिटेल भी बता सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश के समय किसने बंगाल पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है बंगाल की, तो इल्तुतमिश के समय में किसने की थी, और टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, इल्तुतमिश की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत्ता की थी, स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, वो की थी हिसामुद्दीन एवज ने। नेक्स्ट पर चलते हैं, फवाजिल कहलाता था। तो फवाजिल क्या था, इक्ता से प्राप्त आमदनी थी, इक्ता से प्राप्त आमदनी में इक्तेदार का हिस्सा था, इक्ता की आमदनी में राज्य का भाग था, या इक्तेदार द्वारा अवैध आमदनी थी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इक्ता से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें इतना पता होता है कि फवाजिल थोड़ा इक्ता से रिलेटेड है, बट उसमें भी अंदर क्या रिलेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन है तो ये है इक्ता की आमदनी, एक मिनट, सही ऑप्शन है हमारा इक्ता की आमदनी में राज्य का भाग। देखिए, फवाजिल वो होता था, जैसे इक्ता से कोई उन्होंने जितना भी टैक्स इकट्ठा किया, उसमें से मान लीजिए कि इतना टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया, इस टैक्स का इतना पार्ट सारे खर्चे वगैरह निकाल के, सब कुछ निकाल के, ये इक्तेदार का हो गया। ये जो रिमेनिंग पार्ट रहा, ये किसका हो गया, ये राज्य का हो गया, केंद्र का हो गया। ठीक है, तो ये जो केंद्र का भाग था, इसी को ही फवाजिल कहते थे। ठीक है, तो इक्ता की आमदनी में जो राज्य का भाग होता था उसको हम फवाजिल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हबीबुल्लाह ने किसके काल को सुदृढ़ीकरण का युग कहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछली वीडियो पे आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, तो बिल्कुल ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, और वीडियो को शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बिल्कुल नया चैनल है, तो हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ग्रो होने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बलवन। बलवन के काल को हबीबुल्लाह ने सुदृढ़ीकरण का युग कहा है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एसरेशन वाले, जो कि हमारे नेट जीआरएफ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तुर्क सैनिक धनुष विद्या में निपुण थे। देखिए, तुर्क सैनिक जो थे वो जो उनकी युद्ध कौशल था उसमें तो वो निपुण थे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर बात हो रही है धनुष विद्या की, धनुर्विद्या जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आर्चरी जो होता है, तो ये कहा जा रहा है कि तुर्क सैनिक धनुर्विद्या में निपुण थे। और यहाँ एक वर्ड दिया गया है नावक। नावक एक विशेष प्रकार के धनुष को कहते थे। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है, चलिए मैं फटाफट से आपको आंसर बता देती हूँ। तो पहला इसका सही है
कि वो धनुष विद्या में बहुत निपुण होते थे, और दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है कि नामक एक विशेष प्रकार के धनुष को कहते हैं। अब देखिए दोनों बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो दोनों ठीक है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में किसने धर्म को राजनीति से अलग करने की स्पष्ट घोषणा की? इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, स्पष्ट घोषणा, ठीक है, स्पष्ट घोषणा पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि धर्म को राजनीति से अलग तो औरों ने भी किया है, लेकिन स्पष्ट घोषणा किसने किया है यहाँ ये पूछा गया है, और इसका सही ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। ये काम इल्तुतमिश ने भी किया था, लेकिन उसने स्पष्ट घोषणा नहीं की थी, उसने प्रैक्टिकल रूप से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन स्पष्ट घोषणा नहीं की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजेता को तब तक विजय अभियानों का क्रम बनाए रखना अनिवार्य है जब तक कि जीतने योग्य क्षेत्र उपलब्ध है। तो ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। तो ये किसका कहना है? ये कहना है अमीर खुसरो का। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके आगे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहाँ से पकड़ा था? तो कहाँ से पकड़ा था? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इसमें सही ऑप्शन है कैम्बे। कैम्बे से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को पकड़ा था, जो कि आगे चल के मलिक काफूर ने ही, जो दक्षिण की नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो मोस्टली जो वहाँ पे जितने भी अभियान हुए वो सारे इसने ही किए थे, मलिक काफूर ने, ठीक है। और फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस का रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो बिल्कुल पॉजिटिव बने रहिएगा, जो टाइम हमारा चल रहा है बहुत क्रूशियल टाइम है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में मत लाइए, सेफ रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अपना माइंड पढ़ाई में रखिए, क्योंकि जितना हम पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा हम सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। फिर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं फिर वो हमारे माइंड से हट जाते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। और ये जो आजकल कोविड की टाइमिंग चल रही है उसमें हमें खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई में लगे रहिए, ये मत देखिए कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें कंटिन्यू लगे रहिए। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा विजय के लिए किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी, देखिए यहाँ पे नुसरत खां और उलूग खां, यहाँ 2 नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भेजा गया था, इन दोनों को तो भेजा गया था जो हमारी गुजरात वाली साइड है, यहाँ भेजा गया था। मलिक काफूर को कहाँ भेजा गया था? दक्षिण की साइड भेजा गया था। जो एनुल मुल्क मुल्तानी है, यहाँ इसको मालवा विजय के लिए भेजा गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस एसरेशन वाले क्वेश्चन में बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अलाउद्दीन ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था, सही बात है, अलाउद्दीन ने बहुत अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। कश्मीर पर वह अपना नियंत्रण नहीं कर पाया था, और ये बात भी ठीक है। तो देखिए उत्तर में ही तो पड़ता है ना कश्मीर, तो सुदूर उत्तर में जो कश्मीर पड़ता है, हालांकि उसने संपूर्ण उत्तर को जीत लिया था, लेकिन ये उसका अपवाद है कि वह कश्मीर पे अपना जो एक नियंत्रण होता है वो नहीं कर पाया था पूरे तरीके से, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की दक्षिण नीति का वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको 4 नाम दिए गए हैं, ये किताबों के नाम हैं, और इनमें से किस में दक्षिण नीति का वर्णन मिलता है वो आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। तो खजाइनुल फतूह में दक्षिण नीति का वर्णन देखने को मिलता है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही में भी मिलता है, और फतवाए जहानदारी में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। फतवाए जहानदारी में नहीं मिलता है, फतुह उस सलातीन में मिलता है 1, 2, 3 में, ठीक है। तो जो खजाइनुल फतूह है वो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही बरनी द्वारा लिखी गई है, और फतुह उस सलातीन इसामी द्वारा लिखी गई है, और फतवाए जहानदारी भी बरनी द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मंगोल सेना दिल्ली तक आ पहुंची थी? तो मंगोलों के आक्रमण तो हुए थे पहले भी, मतलब कई बार मंगोलों के आक्रमण हुए, लेकिन सबसे पहले किसके नेतृत्व में दिल्ली तक आ पहुंचे थे, ये बात पूछी गई है, ठीक है। तो ये है तारगी के नेतृत्व में, तो सबसे पहले मंगोल तारगी के ही नेतृत्व में दिल्ली तक पहुंचे थे। देखिए अब वापस से हमारा ये वाला क्वेश्चन आया है, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें ई तक ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। तो सल्तनत काल में गुप्तचरों को कहा जाता था, तो यहाँ गुप्तचरों की बात हो रही है। मुनियान, बरीद, हुकूक या हरकारे। अब गुप्तचरों से रिलेटेड क्या क्या है? तो इसमें देखिए मुनियान भी गुप्तचर से रिलेटेड है, बरीद भी गुप्तचर से रिलेटेड है, और हरकारे भी गुप्तचर से रिलेटेड है। इसका मतलब इसका 1, 2 एंड 4 आंसर सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, बरीद तो आपने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा, आपने बरीद पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये जो टाइप होती है ना गुप्तचरों की, जो टाइप है, ये वो टाइप है अलग अलग, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मुनियान, बरीद और हरकारे ये उन्हीं गुप्तचरों की टाइप थी, तो इसीलिए ये तीनों ही इससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैचिंग वाले हैं, और मैचिंग में मैं इस तरीके के आपको मैचिंग लाती हूँ ताकि एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स कवर कर सकें। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक पूछे गए हैं। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, ये जो 3 हैं
ये मध्य भारत के हैं, ठीक है। और ये हमारा पश्चिमी भारत का पश्चिमी भारत नहीं, ये हमारा रणथंभौर वाला एरिया ये अलग आ रहा है, और ये तीनों जो एरिया हैं हमारे ये मध्य भारत के हैं। तो इसमें किस टाइम कौन से शासक थे वो हमें देखना है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखिए, ये वाला तो आई गेस सभी को पता होगा, तो ये तो आप बहुत ईजी लगा सकते हैं कि रणथंभौर में हमीर देव थे। तो देखिए यहाँ पे 1-1-2 में आ रहा है, ठीक है, बी में और डी में। तो अब हमारा कन्फ्यूजन किस में है, बी में और डी में। तो मालवा में कौन थे, मैं से मैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिवाना में शीतल देव, एस ये भी, ठीक है। जालौर में कन्हर देव और रणथंभौर में हमीर देव। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वहाँ मैंने एक वर्ड दिया था हुकूक, मैंने पूरा वर्ड नहीं दिया था, हुकूक खुद ही कहते हैं, मैंने जानबूझ के वहाँ पूरा वर्ड नहीं दिया था, और वहाँ मैंने आपको इसके बारे में बताया भी नहीं था। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर हुकूक एक खुदी कहलाते थे। ये हुकूक एक खुदी क्या था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसको देखिए आराम से, और फिर मैं बताती हूँ कि ये क्या था, ठीक है। तो हकूक एक होती था खराज के अतिरिक्त अपने लिए भी कर लेने वाले भूमिपति, मतलब जो खराज वसूलते थे, जो भूमिपति लगान वसूल करते थे किसानों से, उसके अलावा वो अपने लिए अलग से भी टैक्स लेते थे, वो कहते थे, वो कहलाते थे हुकूक एक खुदी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किसके काल में तुर्कों की सत्ता उत्तर बिहार तक विस्तृत हुई। तो यहाँ सर्वप्रथम तुर्कों की सत्ता पूछा गया, और वो भी कहाँ तक, उत्तर बिहार तक, ठीक है। तो किसके काल में हुई, वो ही थी हमारी गयासुद्दीन तुगलक के काल में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, रस्म मियाना नीति किससे संबंधित थी। तो ऑप्शंस में से आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चल सके। ये जो नीतियाँ होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जो रस्म मियाना नीति थी वो गयासुद्दीन तुगलक से ही संबंधित थी। और ये रस्म मियाना नीति क्या थी, मध्यम मार्ग, जैसे कि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट वाली नीति अपना रखी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, उसने एक मीडियम वे अपनाया था जिसको रस्म मियाना कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर आप पहले ही देख चुके हैं ठीक है, चलिए कोई नहीं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो देखिए हम ये जानते, पूरी स्टोरी हम जानते हैं कि जो इसको लकड़ी के महल में एक साजिश के तहत इसको मार दिया गया था। तो वो स्टोरी को नॉर्मली सारे ही राइटर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट हम यहाँ पूछ रहे हैं वो प्लेस क्या था। तो जो वो प्लेस था दिल्ली के पास, अफगानपुर। तो गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो अफगानपुर में हुई थी, जो कि दिल्ली के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक सक्रिय विदेश नीति निम्न में से किसकी थी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, सक्रिय विदेश नीति, ठीक है, एक्टिव फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, किसकी थी। तो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो थी वो थी सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही आपको अपना फीडबैक भी देना। ये कई घंटों की मेहनत होती है जिसमें आपको भी अपने कुछ सेकेंड्स मुझे देने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉडल फार्मिंग की व्यवस्था किसके समय में की गई थी। ठीक है, मॉडल फार्मिंग, कृषि की बात हो रही है यहाँ। मॉडल कृषि की व्यवस्था किसके समय में की गई थी। तो जो मॉडल कृषि की व्यवस्था की गई थी वो की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की और योजनाएं भी विफल हो गई थी, अनसक्सेसफुल हो गई थी, ऐसे ही मॉडल फार्मिंग भी अनसक्सेसफुल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे एसरेशन वाला आ गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने ईरानी व्यापारियों को ऋण दिया ताकि वे व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़ा खरीदें और बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेचें। तो देखिए यहाँ पे दो बातें कही गई हैं। अब इनमें से यहाँ बात हुई है ईरानी व्यापारियों को ऋण देने की बात हुई है, मतलब राज्य की तरफ से, तो ये गलत है, ठीक है। अब ये वाला सही है, अब ये वाला सही और ये वाला गलत है, तो कैसे पता चलेगा। ये ऐसे पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऋण तो दिया था और इसी रीज़न से दिया था, लेकिन ईरानी व्यापारियों को नहीं दिया था। अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए तो अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को ऋण दिया था, ठीक है, ताकि वे व्यापारियों से, जो यहाँ के व्यापारी उनसे उपलब्ध मूल्य पर कपड़ा खरीदें और बाजार लाकर नियंत्रण मूल्य पर बेचें, मतलब जितने भी अदर व्यापारी थे उनसे, ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे गलत लिखा है, ये यहाँ पे डी ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की आमदनी का प्रामाणिक ब्यौरा तैयार करने के लिए किसने ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया था। तो ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ताकि ये प्रामाणिक ब्यौरा इसका तैयार कर सके। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग। मैंने यहाँ पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं,
इन वर्ड्स के देखिए चाहती तो मैं 4 अलग क्वेश्चन यहाँ पे बना सकती थी, लेकिन आई वांट कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैचिंग में दे दी हैं। तो यहाँ हमाखल्क किसे कहा जाता था, लिबाचिया किसे कहा जाता था, कुशक और नावक किसे कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि नावक कहते थे एक विशेष प्रकार के धनुष को। अब देखिए डी का 2, अब डी का 2 यहाँ पे 2 में है, अब भी आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमारा बचता है हमाखल्क। हमाखल्क थी, समस्त प्रजा को हमाखल्क कहा जाता था। लिबायचा कहा जाता था, रुई से भरी हुई जो पोशाक होती थी उसको कहा जाता था। और कुशक कहा जाता था शिकार गाह को। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के बराबर में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत। चलिए शुरू करते हैं क्विकली। तैमूर किस कबीले का सदस्य था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है बरलास। तो तैमूर बरलास कबीले का सदस्य था। ठीक है, और इसके साथ ही आप अपने आप भी आंसर करने की कोशिश किया कीजिए। तो उसके लिए आप पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए और आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद आंसर देखा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को तैमूर ने अपने राज्य में मिला लिया था? तो जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उसने कौन से राज्य को मिला लिया था अपने राज्य में? तो यहाँ 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और इसका सही ऑप्शन है पंजाब। पंजाब में उसने अपने राज्य में मिला लिया था। और उसने जो खिज्र खा था, खिज्र खां के अंडर में मतलब वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन खिज्र खां किसके अंडर था? वो तैमूर के अंडर था। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में मिला लिया था। और बाकी जो हमने 3 ऑप्शंस दिए थे वो तीनों ही स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में सदी कहा गया है। तो सदी किसको कहा गया है? या 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है 100 गाँव का समूह। तो सदी किसको कहा गया है? 100 गाँव के समूह को कहा गया है। अब देखिए मैं इसका आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि 100 गाँव का समूह कहाँ से आता है, मतलब ये वर्ड कहाँ से आया है। तो ये इब्ने बतूता ने बोला है। ठीक है, तो ये क्या कहा है इसने कहा है कि एक प्रशासनिक इकाई होती थी। ठीक है, किसकी? 100 गाँव के समूह को एक प्रशासनिक इकाई कहा जाता था, जिसको कि नाम दिया गया है सदी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीवान ए कज़ा था। तो दीवान ए कज़ा क्या था? 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए, मैं इसका सही आंसर आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर है डी, न्याय संबंधी विशेष प्रशासनिक विभाग। तो जो न्याय होता था, जो हमारी दीवानी अदालत होती थी या फौजदारी जो अदालत होती थी, जिनका कि हमने देखा भी है पीछे। ठीक है, तो उस तरीके से जो होती थी, तो उनमें एक उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक विभाग बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में जाब्ता निरूपण करता है। तो जाब्ता क्या था सल्तनत काल में? तो जाब्ता होता था सुल्तानों द्वारा निर्मित स्वतंत्र कानून। स्वतंत्र कानून से मतलब है जो शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं होता था, ये खुद सुल्तान जो बनाते थे कानून वो होता था। और इनका जाब्ता का पालन करना सभी के लिए एसेंशियल होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन, सल्तनत कालीन अदालतों के फैसलों को लागू कराने और अपराधियों को दंड दिलाने का काम निम्न में से कौन करता था? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, दोबारा क्वेश्चन को रीड करिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अमीर दाद। अब देखिए बाकी के जो 3 हैं, बाकी के 3 में से 2 तो आपके इसी चीज़ से ही जुड़े हुए हैं। वली जो प्रदेशों के जो शासक होते थे उनको वली भी कहा गया है। ठीक है, काजी भी इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो लागू करवाने की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लागू करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो अमीर दाद पर होती थी। ये एसरेशन वाले क्वेश्चन है हमारे जेआरएफ के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कल्ब लश्कर और हश्म ए अतराफ दोनों सुल्तान की सेना का रूप थे। और स्पष्टीकरण दिया गया है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंग रक्षकों का दल संगठित किया था। तो क्या ये दोनों बातें ठीक हैं? तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं। अब देखिए मैं आपको इसका डिटेल भी बता देती हूँ और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो जो कल्बे लश्कर था वो क्या था? शाही सेना। ठीक है, और शुरुआत तो हमने जैसे भी बात की इल्तुतमिश ने की थी। और हश्म अतराफ क्या थी? वो इक्तेदारों की सेना होती थी। जैसे कि हम जानते हैं ना, एक तो पर्टिकुलरली मेन हमारे राज्य की सेना होती थी और एक होती थी इक्तेदारों के पास जो अपनी सेना होती थी। ठीक है, और इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि जो शाही अंगरक्षकों का दल पूरा होता था उस कंप्लीट दल को जानदार कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठन किसने लागू किया था? मतलब सबसे पहले दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालसा एवं एकता के अंतर्गत कुछ क्षेत्र को मवास कहा जाता था। यहाँ क्या होता था? मतलब मवास किस लिए जाना जाता था? 4 ऑप्शन हैं, थोड़े बड़े ऑप्शन हैं, इसलिए पॉज करके इनको रीड कीजिए।
तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये है लगान वसूली का कार्य कठिन था यहाँ पर। मतलब जैसे कुछ एरिया ऐसे होते थे जहाँ पे आसानी से लगान वसूल कर नहीं पाते थे, क्योंकि जैसे कुछ जिद्दी टाइप के लोग होते थे, जिसको कह देते कि बार बार वो विद्रोह सा करने लगते थे लगान देने के लिए कि नहीं हम नहीं देंगे। इस तरीके का जो एरिया होते थे उनको मवास कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सल्तनत काल में बलाहार थे। अब ये बलाहार कौन थे? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें से बलाहार होते थे निम्न स्तर के भूस्वामी, जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन होती थी, उनको बलाहार कहा गया है। इनकी कंडीशन भी खराब ही थी ऑलमोस्ट, लेकिन भूमिहीन कृषकों से फिर भी बेटर थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए और मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाफराबाद नगर की स्थापना हुआ। जाफराबाद नगर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और जाफराबाद नगर की स्थापना किसने की नहीं पूछा गया, किसके काल में हुई ये पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से सही जो ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था जफ़र खां, ये जफ़र खां ने बनाया था जाफराबाद, ठीक है। अब भाई सेना नायक ने बनाया तो इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जाफराबाद को ही, मतलब इसी प्लेस को चेंज करके 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। अब जौनपुर तो आप जानते हैं, ठीक है, बहुत फेमस नगर था, बहुत चीज़ों के लिए फेमस था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिया कीजिए और उसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत को कागज़ बनाने की कला तुर्कों की देन है। और स्पष्टीकरण दिया गया है, तुर्कों ने यह कला मध्य एशिया में मंगोलों से सीखी थी। क्या ये दोनों बातें सही हैं? आंसर करने की कोशिश कीजिए पॉज करके, मैं बताती हूँ। देखिए तुर्कों की देन है डेफिनेटली, भारत में जो कागज़ बनाने की कला आई वो तुर्कों से आई थी, लेकिन हम जानते हैं नॉर्मली चीन के बारे में। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि तुर्कों ने यह कला मध्य एशिया में मंगोलों से सीखी थी, लेकिन चीन, अगर हम कागज़ की बात करते हैं तो हमारी नॉलेज में आता है चीन, लेकिन यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है। जो तुर्कों ने सीखी, तुर्कों ने मंगोलों से सीखी थी और मंगोलों ने चीनियों से सीखी थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये दोनों ही ठीक है और सही स्पष्टीकरण है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अभी थोड़ा सा आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा रही हूँ। इसको वीडियो को पॉज कीजिए आराम से और बहुत अच्छे से इसको कीजिए। ये मैं आपको मतलब खुद सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको तो कम से कम आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, मैं तो आंसर बता ही दूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 नाम दिए गए हैं जो सल्तनत काल में मुद्रा चलती थी, उनको हमें घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। जो सबसे छोटा था फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो यहाँ पे देखिए टंका सबसे बड़ा था, तो ये 3 ऑप्शंस में आ रहा है यहाँ पर, राइट। टंका इनमें से सबसे बड़ा टंका था, यहाँ 3 ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये तो हमारा है ही नहीं, इन तीनों में से है। अब इन तीनों में से कौन सा है सबसे छोटा, कौन सा था? अगर मैं बात करूँ कि सबसे छोटा कौन सा था, तो सबसे छोटा था हमारा दिरम, ठीक है। अब 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 5 से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिरम, दिरम से दांग, दांग से जीतल, जीतल से शंशगनी और शंशगनी से टंका बड़ा था, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ, ये क्या इनका रेशियो था। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 2.5 दिरम मतलब 1 दांग था, 4 दांग मिलकर 1 जीतल बनाते थे, 8 जीतल का 1 शंशगनी था और 48 जीतल का 1 टंका था। अब ये जो टंका और शंशगनी था ये चांदी का सिक्का था, ठीक है, और ये दांग और दिरम ये दोनों ही हमारे तांबे के सिक्के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल में बंदा और बुर्दा कहलाते थे, ये कौन होते थे? पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, तभी आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपको अभी और कितनी मेहनत करनी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है शाही दास व सामान्य दास, ठीक है। तो बंदा और बुर्दा कहलाते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला है, ध्यान से देख के इसको मैच कीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा दूंगी, आप ऐसे मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं आती तो हम गैस करते हैं, हम गैस कैसे करते हैं? अब फराश खाना, अब यहाँ पे फराश खाना दिया गया, फराश मतलब किससे मिलता जुलता है? हमारा मिलता जुलता है फ्लोर से। फ्लोर पे क्या होता है? कालीन, ठीक है, तो कालीन उत्पादन से रिलेटेड हो गया। जानदार खाना, तो जामदनी जो हमारा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो स्टार्टिंग में तो आप काफ़ी सारे नाम आते हैं कपड़ों के, है ना, कैलिको वगैरह, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वस्तु उत्पादन से संबंधित है। रकाब खाना, रकाब किस में होती है? रकाब होती है हमारी जो अस्तबल, मतलब घोड़ों के जो वो डालते हैं एक चमड़े की जो पूरा वो होता है उसकी बॉडी पे जो डालते हैं, ठीक है, उसको रकाब बोलते हैं। और साथ ही तोपों से भी रिलेटेड था, ये भी याद रखिएगा। अब अलम खाना बचा, अलम खाना था शाही प्रतीक और राज चिन्हों का से रिलेटेड, ठीक है। तो अलम खाने में वो चीज़ें बनती थी। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 2431, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभंग कहा गया है। देखिए सारे मध्यकालीन भारत से ही हैं, तो टाइम पीरियड मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, सारे ही मध्यकालीन भारत से हैं और ये सीक्वेंस से ही ऑलमोस्ट चल रही हैं चीज़ें। तो यहाँ अभंग क्या है, तो पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है कबीर और नानक की वाणियों को सामूहिक रूप से अभंग कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शरण संप्रदाय संबंधित था। अब बताइए एक शरण संप्रदाय किससे संबंधित था। दोस्तों देखिए मैं क्वेश्चंस आपके लिए कितने अच्छे लेकर आई हूँ, कितने डेप्थ से ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक कैसे पहुँच रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। आई मीन डेफिनेटली बेनिफिशियल है, लेकिन आपको कैसे लग रहे हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, आप कमेंट बॉक्स में, और लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है शंकरदेव। शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय की नींव रखी थी, या आप कह सकते कि एक शरण संप्रदाय जो था वो शंकरदेव से संबंधित था। अब देखिए यहाँ पे नामदेव और चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो आप जानते ही हैं। माधवेंद्रपुरी कौन थे, मैं उनके बारे में बता देती हूँ, ये नाम कहाँ से आया है। तो जो बंगाल की अगर हम बात करें तो चैतन्य महाप्रभु से भी पहले माधवेंद्रपुरी ने भक्ति संप्रदाय की नींव रखी थी, ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बंगाल में इनसे भी काफ़ी पहले उन्होंने भक्ति संप्रदाय चालू किया था, मतलब भक्ति का वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके अनुयायी महापुरुषिया कहलाए। तो महापुरुषिया कौन कहलाए, तो इस पर देखिए एक तो मात्रा की मिस्टेक है, वर्तनी अशुद्धि तो किसके अनुयायी महापुरुषिया कहलाए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो है शंकरदेव। और नामघर किससे रिलेटेड है, नामघर भी शंकरदेव से रिलेटेड है। जो पूजा स्थल वगैरह होते थे उनको नामघर कहते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा ये पूरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बिना आपको आंसर दिखाए। किसके द्वारा वहदत उल वजूद का विचार प्रस्तुत किया गया। अब ये है क्या, मैं वो भी आपको आगे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड मैं उसमें आपको बताऊंगी ये वहदत उल वजूद क्या है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये किया गया इब्ने अरबी द्वारा। इब्ने अरबी ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। अब हाँ, ये जो और लोग हैं ये कौन कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम। तो जो मंसूर हैं मंसूर बिन हल्लाज और बायजीद बुस्तामी जो हैं ये सर्वात्मवादी कहलाते थे, या आप एक तरीके से कह सकते हैं अल हक, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ की तरह से। मतलब सर्वात्मवादी मतलब सब में आत्मा है, सब में ईश्वर है, इस तरीके के इनके विचार थे। इसके लिए जो हमारे वो होते थे पैगम्बर जो होते थे, मौलाना जो होते थे, उन्होंने इनका बहुत विरोध किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है उस्मानुल हुजवीरी, ये इन्होंने कशफुल महजूब की रचना की थी। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ रटने के लिए चीज़ें नहीं दी जाती हैं, आपको चीज़ें फैक्ट के साथ समझाई भी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है हमारा, सूफी संप्रदाय में मजबूब, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, मजबूब कहलाते थे। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में मैं बहुत बताऊंगी, इसकी डेप्थ में बहुत है, वो जो मैंने आपको पीछे बताया था वहदत उल वजूद उसी से रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है मैं आगे आपको बताऊंगी। जो शरीयत के आदेशों को नहीं मानते थे। अब आपने दो नाम सुने होंगे, बाशरा और बेशरा। चलिए आपको थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहीं दे देती हूँ। बाशरा और बेशरा आपने सुना होगा। अब आप इनको याद कैसे करेंगे। बाशरा क्या होता था, जो शरीयत के नियमों को मानते थे, और बेशरा वो होते थे जो उसके नियमों को नहीं मानते थे। अब बाशरा और बेशरा में आपका कन्फ्यूज़न दूर कैसे हो सकता है। जैसे क्या कहा जाता है, बा अदब बा मुलाइजा, मतलब बा अदब, अदब मतलब रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। तो बा मतलब विद और बे मतलब विदाउट, बेशर्म, जैसे कहते हैं ना बेशर्म मतलब जिसके अंदर शर्म ना हो। तो बा शरा मतलब जो माने, जो शरीयत के नियमों के साथ आगे बढ़े, और जो बिना शरीयत के नियमों के साथ आगे बढ़े। अब और आगे उसका देखेंगे, वो भी मैं बताती हूँ अभी। सल्तनत काल में मुसलमान दो वर्गों में संगठित हो गए। अशराफ, देखिए इसको अशरफ भी कहा जाता है, इसको अशराफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं आपको अशराफ मिलेगा पढ़ने के लिए, कहीं अशरफ। तो अशराफ वर्ग में साधारण व निम्न जाति के मुसलमान थे, तथा अज़लाफ वर्ग में विदेशी व उच्च जाति के मुसलमान सम्मिलित थे। तो इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है, तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आइए चेक करते हैं।
तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सल्तनत काल में जो मुसलमान थे वो 2 वर्गों में हो गए थे, जिसमें कि एक तरफ विदेशी मुसलमान आते थे, एक तरफ भारतीय मुसलमान आते थे, या विदेशी मुसलमानों में कुछ वो भी आते थे जो उच्च जाति के भी होते थे, जो धर्मांतरित मुसलमान होते थे, ठीक है? और वो ऊँची कास्ट से अपने आप को उसमें लेके जाते थे, तो वो आते थे उसमें। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि जो अशराफ वर्ग होता था उसमें विदेशी और उच्च जाति के आते थे, और जो अज़लाफ वर्ग था उसमें साधारण और निम्न जाति के मुसलमान आते थे, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए सही है, किंतु आर गलत है, राइट? तो इसका यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी जो पीछे मैं आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है वजूदिया और शहूदिया संबंधित थे। अब ये वजूदिया और शहूदिया क्या थे? ठीक है, कंफ्यूज तो आप हो गए हैं, लेकिन आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वजूदिया और शहूदिया जो थे ये किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे बाशरा से। और जो कलंदर और मलंग थे ये किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे हमारे बेशरा से। अब बेशरा और बाशरा तो मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है? अब ये वजूदिया और शहूदिया क्या है? ये वजूदिया हैं वहद उल वजूह और वहदत उल शहूद। अब वहदत उल वजूद, आई गेस मैं शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है? तो ये वाले लोग थे, ये क्या मानते थे कि सब कुछ एक है, ठीक है? कि किसी का अपना इंडिविजुअल वजूद नहीं है। और शहूदिया क्या कहते थे? शहूदिया कहते थे कि ये चीज़ें सेपरेट हैं, मतलब हर चीज़ सेपरेट है। मतलब भक्ति तो दोनों ही करने के लिए बोलते थे, नियमों को दोनों ही मानते थे शरीयत के, लेकिन ये कहते थे कि सब कुछ एक है। ये एकेश्वरवाद जैसे मानते थे कि आत्मा भी एक है, ईश्वर भी एक है, सब चीज़ें एक हैं। और शहूदिया कहते थे कि चीज़ें अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग हैं, हमें भक्ति करनी चाहिए ईश्वर की, हमारी आत्मा का अलग अस्तित्व है, हाँ ईश्वर का अलग अस्तित्व है, ये सब कुछ मिलाया नहीं जा सकता है, ठीक है? तो देखिए अगर मैं देखूँ इस तरीके से, तो ये बेशरा क्या हो गया? बेशरा के 2 पार्ट हो गए, मलंग और कलंदर। एक और पार्ट होता है उसमें मेरे को नाम स्किप हो रहा है, थोड़ा अजीब सा नाम है उसका। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है सदा सुहागन। अब देखिए ये ये ऐसा ही नाम है, पढ़ के थोड़ा सा मतलब लगता नहीं है कि ये इनका एक पार्ट होगा, बट वो बेशरा का एक पार्ट है, मलंग, कलंदर और सदा सुहागन, ठीक है? अब बाशरा के ये 2 पार्ट हैं, वजूदिया और शहूदिया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा किसका पार्ट है, आपको मैचिंग में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, तो बहुत ध्यान से इनको कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर खमसा निम्न में से किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोहम्मद गौस। तो ये मोहम्मद गौस की रचना है, जवाहर खमसा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, और इससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ कि हम अभी टेलीग्राम का अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब उसमें 500 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, या हमारी जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, लेवल 3 के जो क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, तो तब से आपको इन क्वेश्चंस की PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको एरिया वाइज दिए गए हैं कि कौन से सूफी संत किस एरिया से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो ये आते हैं हमारे बहुत हायर लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें कि हम नहीं समझ पाते कि हम कैसे इनको आंसर करें। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो बुरहानुद्दीन गरीब जो है वो दक्कन से रिलेटेड थे, ठीक है? और गेसु दराज जो थे वो गुलबर्गा से थे। तो गेसे गुलबर्गा आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। हज़रत मोगिसुद्दीन गुजरात से रिलेटेड थे। एक मिनट, शायद मैं कहीं गलत कर रही हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। यस, मैं थोड़ा गलत ही कर रही थी। तो बुरहानुद्दीन गरीब दक्कन से ही रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा गेसु दराज गुलबर्गा से रिलेटेड थे, और मोगिसुद्दीन गुजरात से रिलेटेड थे, और शेख वजीउद्दीन यूसुफ मालवा से रिलेटेड थे। आंसर उसमें गलत दिया हुआ है, आपका सही ऑप्शन है ये, ठीक है? तो ये सारे देख लीजिए, यहाँ का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, जो मैं बता रही थी आपको पहले वही सही था। तो कन्फ्यूज़न ना हो, आप तक कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, इसके लिए मैंने क्रॉस चेक किया है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताया आपको वो भी बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तुर्क शासकों की धार्मिक कार्यों की भाषा कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही है धार्मिक कार्यों की भाषा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ़ारसी राजभाषा थी, ठीक है? लेकिन यहाँ धार्मिक कार्यों की भाषा की बात हो रही है, तो वो थी अरबी, ठीक है? अब मैं आपको और थोड़ा इसको डिटेल में बताती हूँ। इनकी जो मातृभाषा थी, ठीक है? ये वाला मात्र नहीं होता है,
ये भी आप करेक्ट कीजिएगा, वर्तनी की मिस्टेक है यहाँ पे, ये वाला होता है। ठीक है, मातृभाषा इनकी तुर्की थी, प्रशासनिक भाषा इनकी फ़ारसी थी, लेकिन अगर हम देखें इनकी धार्मिक कार्यों की भाषा तो वो अरबी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर लोदी ने फ़ारसी में कुछ ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। मादन उश शफ़ा किस शाखा से संबंधित फ़ारसी अनुवाद है? तो अभी हम और भी बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए वर्ड्स को, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा इसमें। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा औषधि विज्ञान। ये जो मादनुष शफ़ा है ये औषधि विज्ञान से रिलेटेड है। अब देखिए गैस करने का तरीका क्या होता है। शफ़ा, शफ़ा खाना अगर आपने सुना हो तो शफ़ा क्या खाना कहते हैं, दवा खाने को। ठीक है, तो औषधि विज्ञान से रिलेटेड है। आप थोड़ी सी और बुक्स के नाम भी देख लेते हैं, जैसे लज्जते सिकंदरी था, वो संगीत ग्रंथ था जिसका फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। और फ़िरोज़ शाह ने दलाइले फ़िरोज़ शाही करवाया था जो दर्शन का था। ठीक है, और तिब्बते फ़िरोज़ शाही औषधि विज्ञान के ग्रंथ था, मतलब औषधि विज्ञान का फ़ारसी का अनुवाद था, औषधि विज्ञान के ग्रंथ का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तिब्बती फ़िरोज़ शाही भी औषधि विज्ञान से संबंधित है और मादनुष शफ़ा भी, लेकिन ये सिकंदर लोदी के समय का है और ये फ़िरोज़ शाह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नस्ख, सुल्स, कूफी और नस्तालिक संबंधित हैं, किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है सुलेख कला। देखिए उस टाइम में भी सुलेख होता था, आई मीन गुड हैंड राइटिंग का, कैलीग्राफी जिसको हम आज के टाइम में कहते हैं, तो उस टाइम में भी होता था, है ना इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। जो नस्क और सुल्स हैं, ठीक है, वो किस लिए होती थी? वो भवन की जो मतलब जो बिल्डिंग होती थी उसकी डेकोरेशन के लिए। जो आपने जैसे कुतुब मीनार भी देखी होगी, आप में से मोस्टली सभी ने शायद देखी ही होगी कुतुब मीनार। ठीक है, तो कुतुब मीनार में आपने देखा होगा जैसे बाहर लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो सुंदर तरीके से लिखने को ही नस्क और सुल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भवनों के बाहर की जो डेकोरेशन होती है, मतलब जो बाहर की या अंदर की कहीं में जो लिखा जाता है ना उसमें, उसको बोलते हैं नस्क और सोल्स। इसके अलावा जो पांडुलिपियों को लिखा जाता था, मतलब जो पांडुलिपि जो पेपर पर या आपके पेड़ की छाल पर जो हाथ से लिखी जाती थी, वो नस्तालिक कहलाती थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुल्तानुश शर्क की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी हुसैन सरवर ने। अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। तुगलक काल के विघटन और जॉन विघटन के समय जौनपुर के प्रांतपति मलिक हुसैन सरवर ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी। इसी का राज्य शर्की राज्य के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो जब तुगलक काल का अंत हो रहा था उस टाइम ये कहाँ का प्रांतपति था? जौनपुर का था। ठीक है, फिर इसने ही इस तरीके से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली जब तुगलक वंश कमज़ोर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफ्ते बाबरी का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी हम ये भी बात करेंगे रफ्ते बाबरी क्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो रफ्ते बाबरी का श्रेय किसे दिया जाता है? रफ्ते बाबरी का श्रेय दिया जाता है बाबर को। अब ये क्या है? रफ्ते बाबरी बाबर द्वारा शुरू की गई सुलेख की एक नई शैली थी। देखिए कितना मैं आपको डीप में बिल्कुल जाकर मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं जितना डीप आपको हो सकता है बताना, जितना बारीक पॉइंट इसके बताए जा सकते हैं, मैं उतना बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये कहती है सुलेख की एक नई शैली थी और रफ्ते बाबरी नाम याद रखिएगा, और किसने शुरू की थी? बाबर ने। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस पोस्टपोन होते जा रहे हैं, सारे ही एग्ज़ाम्स अब तक ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा लेज़ी हो गए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लेज़ी बिल्कुल मत होइए। हाँ, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है हमें मेंटली, क्योंकि हमारे सामने जब टारगेट होता है कि इस डेट को हमारा एग्ज़ाम है तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम कछुए की स्पीड से कंटिन्यूस चलेंगे तो ही हम विन करेंगे, तो ही हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें रुकना नहीं है। ड्यूरेशन कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है हमारी पढ़ाई की, लेकिन हमें उस पढ़ाई को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें वो डेडिकेशन भी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपके लिए कंटिन्यूस लगी हूँ मेहनत करने में, तो आप भी वो डेडिकेशन शो कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने कहा कि शेरशाह का प्रशासन में कोई नया योगदान नहीं था? ठीक है, यहाँ बात हो रही है नहीं था, बल्कि उसने दिल्ली के सुल्तानों की व्यवस्था को ही कुछ सुधारों और संशोधनों के साथ लागू किया। ये किसने कही थी ये बात? क्योंकि सभी ने ऑलमोस्ट ये कहा है कि जो शेर शाह ने जो प्रशासन में योगदान दिया वो इतना महत्वपूर्ण था कि उसे आगे चल के मुगल शासकों ने भी उसको फॉलो किया, अकबर ने भी उसको फॉलो किया। लेकिन किसने कहा कि कुछ उसने नया नहीं किया? वो कहा IH सिद्दीकी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे असरेशन वाला है, मैं इसको इधर कर देती हूँ।
क्वेश्चन पूरा रीड कीजिए, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देवराय सेकंड ने अपनी सेना में तुर्क सैनिकों की भर्ती और अश्वारोही धनुर्धरों का अंक दल भी संगठित किया। और स्पष्टीकरण में दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रशिक्षण की बहुत उच्च कोटि की व्यवस्था थी। तो क्या आंसर होगा इसका, कोशिश कीजिए आंसर करने की। ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। अब चलिए आइए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। इसमें अगर हम डिटेल पर जाते हैं, हम डिटेल देखते हैं, तो ये बात ठीक है कि धनुर्धरों की भर्ती की थी, एक अलग दल होता था उसका। लेकिन अगर हम बात करें प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण नहीं होता था यहाँ पर। और यहाँ के जो सैनिक होते थे उनमें अनुशासन और स्वामी भक्ति का भी अभाव देखा जाता था, ठीक है। जो प्रांतपति होते थे उनकी सेना प्लस राज्य की जो मेन सेना होती थी, वो दोनों मिलकर युद्ध लड़ते थे और युद्ध के बाद में वो अलग हो जाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर आप लोग देख ही चुके हैं चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोहफा-ए अकबर शाही किसके द्वारा लिखी गई। कोई बात नहीं, आपने आंसर देख भी लिया हो तो आपको समझाना तो मुझे ही है तो चलिए, ये इसका जो सही आंसर है वो है अब्बास सरवानी। अब ये अब्बास सरवानी तोहफा-ए अकबर शाही ये क्या है, बात करते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, अब्बास सरवानी द्वारा तारीख़ शेरशाही की रचना अकबर के आदेश पर की गई थी। देखिए, तारीख़ शेरशाही, तो इससे आप क्या देखेंगे, इससे आप देखेंगे कि ये शेरशाह के बारे में लिखी गई होगी, नाम से पता चल रहा है तारीख़ शेरशाही, लेकिन ये किसके आदेश पर लिखी गई, ये लिखी गई अकबर के आदेश पर, ठीक है। और ये तोहफा-ए अकबर शाही भी इसका नाम आपको दिया जा सकता है, क्योंकि जो मूल शीर्षक था ना इस बुक का, वो था तोहफा-ए अकबर शाही, ठीक है। जो मूल मतलब मेन जो सबसे पहले इसको नाम दिया गया था वो तोहफा-ए अकबर शाही दिया गया था। तो तारीख़ शेरशाही की जगह आपको तोहफा-ए अकबर शाही भी नाम देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीक़ों से भी आ सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे तारीख़ शेरशाही से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको तारीख़ शेरशाही ऑप्शन ना देकर तोहफा-ए अकबर शाही ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने अपने राज्य में कोई प्रधानमंत्री, वकील या वज़ीर नियुक्त नहीं किया था। मतलब हम ऑलमोस्ट सभी के काल में देखते हैं कि उनके प्रधानमंत्री तो होते ही थे, चाहे हम पुराने टाइम से लें चाहे हम मॉडर्न टाइम तक लें, सभी के होते थे, ऑलमोस्ट सभी के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन इनमें से किसने वकील या वज़ीर नियुक्त ही नहीं किया था। तो सही आंसर है शेरशाह सूरी, क्योंकि इसने जो कंप्लीट बागडोर थी वो अपने हाथ में रखी थी शेरशाह सूरी ने, ठीक है। सभी प्रशासनिक विभागों पर इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सहसा राम को शेरशाह के भू राजस्व सुधारों की प्रयोगशाला कहा। तो इसका सही आंसर है कयामुद्दीन अहमद। तो कयामुद्दीन अहमद ने सहसा राम को शेरशाह के भू राजस्व सुधारों की प्रयोगशाला कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके समय में मुसलमानों में महदवी संप्रदाय का उदय हुआ। ध्यान दीजिए, महदवी संप्रदाय, अभी हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, तब मैं आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। फिलहाल यहाँ हमें बताना है कि किसके समय में। तो इसका सही जो आंसर है वो है इस्लाम शाह, ठीक है। और शेरशाह के बाद इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा था 1545 में, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो जो वारिस के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में जो बैठा था वो इस्लाम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर राज्य में आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, जिसको वसूलने का विभाग आठवन कहलाता था। और यहाँ पर है कि राज्य ब्राह्मणों की भूमि और मंदिरों की भूमि से क्रमशः 1/5 और 1/8 लगान वसूलते थे। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या होगा, आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि भूमिकर मेन था उनकी आय का स्रोत, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो आपको ये दर दी गई है लगान वसूली की, ये गलत है, ठीक है। आइए चलिए इसका डिटेल हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर हम बात करते हैं इस साम्राज्य की, तो जो एक कर था वो नॉर्मली 1/3 से 1/6 था, जो कि भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता, मतलब जितनी अच्छी ज़मीन होती थी, जैसे कहते हैं ना बहुत तरीके की ज़मीन होती थी, ऊसर भूमि भी होती थी या आपकी उपजाऊ भूमि होती थी, बंजर भूमि होती थी, तो भूमि का डिवीज़न करते थे, उस पर फसल किस क्वालिटी की हुई है उसका डिवीज़न करते थे, और सब पर एक जैसा कर लगता था, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों से 1/20 और मंदिरों से 1/30 भूमि कर लिया जाता था, जो कि एक अपवाद था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड पॉइंट ही बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। चलिए, विजयनगर का ही हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आय के स्रोतों को चुनिए। तो विजयनगर साम्राज्य में आय के कौन कौन से स्रोत थे। देखिए, यहाँ 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनको फटाफट से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए गृह कर विजयनगर साम्राज्य में था। वर पक्ष से, मतलब जो शादी में कर टैक्स लिया जाता था, विवाह कर जो लिया जाता था वो वर पक्ष से लिया जाता था। और अर्थदंड भी लिया जाता था वहाँ पर, अगर कोई गलती करता था तो उस पर पैसे का दंड भी लगाया जा सकता था। और वधू पक्ष से भी कर लिया जाता था। ये हम जानते हैं कि वहाँ विवाह कर लिया जाता था, और विवाह कर वर और वधू दोनों ही पक्षों से लिया जाता था, ठीक है। लेकिन वहाँ विधवा विवाह कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 5, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी आप याद रखेंगे कि विजयनगर में केवल ब्राह्मण कठोर दंड से मुक्त थे, कि अंग भंग हो गया या मृत्यु दंड हो गया, मतलब इस तरीके का कोई भी ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था, बाकी किसी को भी दिया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन में किसान निम्न में से किस या किन करों की अदायगी करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी समझाऊंगी मैं आपको इस क्वेश्चन को। ये देखिए पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं भी आंसर आपके लिए बताती हूँ। देखिए रही जो नॉर्मल हमारा टैक्स होता था वो ये टैक्स होता था। आपातकाल के लिए कर, मतलब आपातकाल के लिए इस तरीके से आपातकाल बोल के नहीं लिया जाता था। एक मतलब जैसे गोडाउन्स होते थे उनमें ये जो लिया जाता था, ये वाला जो टैक्स था वो इकट्ठा कर दिया जाता था, ताकि कभी अकाल पड़ जाता था या कुछ हो जाता था तो वहाँ से वो अनाज फिर वहाँ की जनता को ही दे दिया जाता था। तो आपातकाल के लिए भी कर एक तरीके से लिया जाता था। उसके अलावा जरीबाना और मुँह सिलाना भी लिया जाता था। अब ये जरीबाना और मुँह सिलाना क्या है ये हम बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब चारों, ठीक है। चलिए आइए अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो रई क्या थी? लगान की निर्धारित कर, मतलब 1/3 से 1/6 वो रई कहलाती थी। जरीमाना था भूमि की माप के लिए, मतलब जैसे भूमि की माप होती थी, गजे सिकंदरी भी होता था, और इनके अंदर भी सन की डंडी का जैसे यूज़ होता था। जैसे अलग अलग जो साम्राज्य थे अलग अलग तरीके से भूमि की माप करवाते थे। तो अगर इस यहाँ पर भूमि की माप होती थी, ठीक है, तो उसके लिए जो टैक्स देना होता था, देखिए मतलब भूमि की नाप अगर आप करवाएंगे तो उसका भी आपको चार्ज देना होगा, उसको कहते थे जरीबाना, ठीक है। और मुही सिलाना क्या होता था? मुही सिलाना होता था लगान वसूली के लिए भी कर, मतलब कमाल है नहीं, मतलब हम लगान भी दें और हम उसके लिए टैक्स भी दें, होता होगा डेफिनेटली, कुछ भी होता है, क्योंकि तब के टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत डिफरेंस है ना। तो शेरशाह के शासनकाल में लगान वसूली के लिए भी कर लिया जाता था, जो मुही सिलाना होता था, जिसको मुही सिलाना कहते थे। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, और एज़ पर फीडबैक मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताने की और कोशिश की है, हालांकि इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको क्या बेटर लगा, ठीक है। मतलब आपको डिटेल्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, बागपल्ली ताम्रपत्र हरिहर 1 से रिलेटेड है, चन्ना राय पट्टन अभिलेख हरिहर 2 से रिलेटेड है, श्रीरंगम अभिलेख देवराय 2 से रिलेटेड है, और देवलापल्ली अभिलेख इमादी नरसिंह से रिलेटेड है। अब इनमें है क्या क्या? अच्छा एक बार आप इसको, मैंने शायद ज़्यादा जल्दी हटा दिया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आपको आगे इनका डिटेल बताती हूँ इनमें क्या है। देखिए जो बागपल्ली अभिलेख है वो, उसमें विजयनगर की स्थापना तिथि मिलती है हमें देखने के लिए, ठीक है। और जो चन्ना राय पट्टन अभिलेख है उसमें बुक्का वन द्वारा राजधानी विजयनगर स्थानांतरित, ठीक है। तो जब इन्होंने राजधानी को अपना एक शिफ्ट किया था उसका अभिलेख हमें चन्ना राय पट्टन अभिलेख से मिलता है, और श्रीरंगम अभिलेख से हमें इनके काल के विभिन्न करों की चर्चा मिलती है, ठीक है। और देवलापल्ली अभिलेख जो है उसमें सत्ता परिवर्तन के बारे में हमें मिलता है, ठीक है, और कैसे सलूब वंश की स्थापना होती है, तो इसके बारे में हमें उससे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। महदवी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? देखिए हमने बात करी थी पिछले उसमें, तो अगर आपको याद होगा तो इसमें से 4 में से एक ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका इस्लाम शाह के समय में महदवी संप्रदाय की स्थापना हुई थी, तो इस्लाम शाह तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि हमने बात की थी कि इसके समय में हुआ था, ठीक है। तो अब बचते हैं 3, तो इनमें से जो सही आंसर है वो है मुल्ला अब्दुल्ला नियाजी। तो महदवी संप्रदाय के प्रणेता थे मुल्ला अब्दुल्ला नियाजी। अब ये शेख अलई कौन थे? शेख अलई इनके शिष्य थे, और शेख अलई ने इनके जो व्यूज़ थे उनको स्प्रेड किया अच्छे से। और इस्लाम शाह ने क्या किया? इस्लाम शाह ने, हालांकि ये शेख अलई के बातों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड था, मतलब अच्छी लगती थी उसको ये बातें, लेकिन जो उलेमा वर्ग होते हैं उन्हें कुछ भी नया होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी फॉर्मेशंस होते हैं तो उन्हें अच्छे नहीं लगे, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उनके प्रेशर के चलते इस्लाम शाह ने शेख अलई को फांसी की सज़ा दे दी,
ठीक है। ऑल्दो ये बुरा नहीं मानता था, ये अच्छा मानता था, ये एक्सेप्ट भी करता था उनकी बातों को, बट मजबूरी में इसको वो करना पड़ा। तो देखिए ये इसका डिटेल है। और जो हमने अजीमुल्लाह तब्तबाई, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इन्होंने बुरहान मासिर की रचना की थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही की बात पूछी जा रही है, कौन सा सही है। तो ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। इसको ज़रूर ध्यान से कीजिए क्योंकि जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं एग्जाम्स में। तो क्वेश्चंस तो लंबे नहीं है ऑल्दो, बट हाँ इसके ऑप्शंस ज़रूर लंबे हैं। तो इसका जो सही है वो है डी ऑप्शन, कि शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित हैं। अब देखिए इसी ऑप्शंस में से हमको और चीज़ें पता चलेंगी कि इसके सिक्कों पर बादशाह का नाम अंकित है, ठीक है। और शेरशाह ने इतने ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए थे और उसके किसी भी सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित नहीं है, मतलब अंकित है, ठीक है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि सिक्का डालने के लिए इसने 23 टकसालें थी इसके समय में, ठीक है, शेरशाह के समय में। और इसके अलावा सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद दोनों होते थे, और किस में होते थे ये भी याद रखिएगा, अरबी भाषा में होते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ याद रखने के लिए कि अरबी भाषा में लिखा हुआ होता था। और सोने के सिक्कों को अशरफ कहा जाता था इसके समय में। और ये चांदी के 16 सिक्कों के बराबर था, मतलब एक अशरफ बराबर 16 चांदी के सिक्के। और अगर हमने जो पीछे बात की है, ये इतने ग्रेन सोने के सिक्के नहीं, ये चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है पिछले वाला, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासन काल में थी। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए ये साइफा बानो और नादिरा बानो के बारे में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ कहाँ वो केंद्र स्थित थे। एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। लाहौर में जहाज निर्माण होता था, कश्मीर में भी होता था, इलाहाबाद में भी होता था और बंगाल में भी होता था। मतलब जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे चारों में ही। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया। तो जो मदरसे में पढ़ाया जाता था, तो डेफिनेटली देखिए अकबर के काल में हुआ है तो उसमें कुछ सहिष्णुता लाई गई होगी, उसमें सभी धर्मों के बारे में कहा गया होगा कि सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसा ही चेंज करवाया होगा डेफिनेटली अकबर ने। तो वो किसने किया था, वो किया था फैजी ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसरेशन वाले क्वेश्चन है। तुगलक साम्राज्य के पतन के दिनों में सिंध में एक नए वंश अर्गुन वंश ने सत्ता संभाली। और क्या लिखा है आगे लिखा है कि अर्गुन वंश के शासक जाम की उपाधि धारण करते थे। तो देखिए ये दोनों ही गलत हैं। अब ये दोनों ही बातें गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अब ये कैसे गलत है कि सबसे पहले तो ये देखिए, जब तुगलक साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय सिंध में अर्गुन वंश नहीं था, अर्गुन वंश की जगह सम्मा वंश था, ठीक है। और जो सम्मा वंश के शासक थे वो ही जाम की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अफगानों के पंचायती राजतंत्र के स्थान पर दैवीय शक्ति पर आधारित निरंकुश बादशाहत की स्थापना की। क्वेश्चन को दोबारा रीड कीजिए पॉज करके, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बात हो रही है अफगानों के बाद, ठीक है, निरंकुश बादशाहत, तो वो किया था अकबर ने, अकबर ने नहीं, बाबर ने, ठीक है। मैंने 2 पे आंसर लगा दिया था, ठीक है। तो अफगानों के बाद जब लोधी थे, तो लोधी के बाद कौन आए थे, मुगल आए थे। तो इस तरीके से बाबर ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, गायन की ख्याल शैली कलावंती ख्याल किसने प्रचलित की। तो इसका सही ऑप्शन है अबुल फजल। अबुल फजल ने गायल की ख्याल शैली कलावंती ख्याल प्रचलित की। सॉरी फ्रेंड्स, ये अबुल फजल नहीं था, ये हुसैन शाह शर्की है, ठीक है। तो मैंने अभी इसको क्रॉस चेक करके ही आपको बताया, इसमें आंसर गलत मेंशन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हुसैन शाह शर्की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है। मैचिंग में यहाँ पर बुक्स दी गई हैं और यहाँ उनके रिलेटेड जो लोग हैं उनसे जो राइटर्स हैं उनका नाम दिया गया है।
तो आप मैच करने की इनको कोशिश कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा पारिजातापहरण है हमारा नंदी तिम्मन के, और भागवत चंपू विद्यारण्य। संगीत सूर्योदय है हमारे लक्ष्मी नारायण, और संगीत सार शायद यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, बी पारिजात का 3 4, ओके सॉरी, ये 3 है, ये 4 है, और संगीत सूर्योदय जो है हमारा वो लक्ष्मी नारायण में है, और संगीत सार जो है वो विद्यारण्य का है। ठीक है, तो ये आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यहाँ से आपको ये चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका एक भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ गलत हो, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ अगर मुझे कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ से आपके पास कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। चलिए, यहाँ बात हो रही है कि देखिए, क्योंकि मिडिएवल की हमारी बात हो रही है और हम शेरशाह सूरी वाले समय के आसपास चल रहे हैं, तो उसमें पूछा गया है कि उस समय जब मुग़ल सत्ता स्थापित हो रही थी, या जिस समय बाकी जो अफ़गान राजवंश था वो ख़त्म हो रहा था, वो उस समय किस जगह पर कौन सा शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर नाम सारे दिए गए हैं। तो गुजरात में ज़फ़र खां था, बंगाल में फ़खरुद्दीन, जौनपुर में मलिक हुसैन, और मारवाड़ में राव सिंह का शासन था। ठीक है, तो जो हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जब हमारी जो सत्ता परिवर्तन हो रहा था, जिस समय हमारा अफ़गान शासन ख़त्म होकर मुग़ल सत्ता स्थापित हो रही थी, उस समय का जो काल था, संक्रमण काल जो था, उस समय में अगर हम देखें तो ये सब शासकों का यहाँ पर शासन चल रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही चैनल पर नीचे जहाँ नाम आता है चैनल का, वहाँ पर चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए। वहाँ आपको ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपकी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों में ही मैंने सेपरेट करके वीडियोस डाली हुई हैं। वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देखिए, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस भी मिलेंगी, और आपको सभी क्वेश्चंस की भी वहाँ वीडियो मिलेंगी। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स वहाँ, और साथ ही जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जिनमें भी हिस्ट्री आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। हिस्ट्री के अलावा यहाँ पर इस पर किसी और सब्जेक्ट का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा चैनल आगे चलकर एक ऐसा चैनल बने जिसमें आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ एक ही नाम आपके लिए काफ़ी हो, द हिस्ट्री लाइब्रेरी। इसके अलावा आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ही टेलीग्राम पे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। और जैसे ही हमारे यहाँ पर अभी जैसे हमें 3 मंथ्स ही हुए हैं चैनल अपना अभी स्टार्ट किए हुए, तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, आपका बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है, और यही हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो ऐसे ही अपना सहयोग बना के रखिए, अपना प्यार बना के रखिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये 100 क्वेश्चंस एक साथ में कंपाइल करके डालूंगी, ताकि रिवीजन के टाइम पर आप क्विकली उसे रिवाइज कर सकें। वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में होती है, तो वो रिवीजन के पर्पज़ से होगी। अगर आपको समझना है तो आप ये वीडियोस देखिएगा, जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर किसी टॉपिक पे हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट